जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आज एक और रेडियो प्ले सादत हसन मंटो का उन्वान है कबूतरी। जी हाँ, जैसे कबूतर वैसे कबूतरी। सुनिए। मूर्ख की अजान, पथरीले जीनों पर कदमों की आवाज़, फिर मूर्ख की आजान, कदमों की आवाज़, मंदिर का घंटा एक बार बजता है, वक्फा, दूसरी बार बजता है, वक्फा। दो लड़कियों के गुनगुनाने की आवाज़ें जैसे वो ज़ेरे लब पूजन कर रही हैं। ये गुनगुनाहट चंद लम्हात तक जारी रहे, उसके बाद आरती शुरू हो, आरती ख़त्म हो जाती है, वक्फा। घंटा एक बार बजता है, वक्फा, दूसरी बार बजता है। पथरीले जीनों पर कदमों की आवाज़, ये जाहिर करने के लिए कि दोनों लड़कियां मंदिर से बाहर निकल रही हैं। चंद्रा, दुर्गी, आज कितनी ठंड है। दुर्गी, दांत से दांत बज रहे हैं। दूर से ढोर डंगरों के गले में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज़ आती है। चंद लम्हात तक ये आवाज़ आती रहती है, जिससे ये पता चले कि पास ही से मवेशी गुजर रहे हैं। चंद्रा, दुर्गी, आज वो तेरा कंबल वाला दिखाई नहीं दिया जो तेरी तरफ घूर घूर कर देखा करता है। दुर्गी, आज कंबल ना मिला होगा। मैं पूछती हूँ चंद्रा, ये मुआ हर रोज मुंह अंधेरे क्यों हाथ टपकता है? उसकी लाल लाल आंखों से मुझे बहुत डर लगता है। जरा पी के आता होगा। चंद्रा, जाने क्या पी के आता है, पर मैं इतना जानती हूं कि तुझे देखकर उसकी प्यास बिल्कुल बुझ जाती है। दुर्गी, सच कहती हूं, वो तुझ पर बहुत बुरी तरह मरता है। दुर्गी, तो मैं क्या करूं? मरना है तो मरे, मेरा पीछा छोड़े। चंद्रा, तू सोच तो सही। अगर ये मुआ हर रोज इसी तरह आता रहा और ये बात उड़ती उड़ती उनके कानों तक पहुंच गई तो आफत आ जाएगी। चंद्रा, तो इसका कोई उपाय कर। ऐसी बातें कब तक छुपी रहेंगी? ये तो तुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि वो सिर्फ तेरे लिए आता है। दुर्गी, ले मैंने कबूल किया, पर अब तो कोई उपाय बता। किस तरह उसका आना बंद हो सकता है? तुझे तो ऐसी बातें खूब सूझा करती हैं। चंद्रा, शरारत आमेज लहजे में, तुझे कैसे सूझेंगी? तेरा मन तो हर वक्त उस घुड़सवार थानेदार की बाबत सोचता रहता है जो एक रोज सहरा बांधकर तुझे अपने साथ ले जाएगा और तुझे वो तमाम बातें सुनाएगा जो अभी तक वो तुझसे नहीं कह सका। मैं कहती हूँ दुर्गी, तू बड़ी भागवान है, ऐसा अच्छा बर तुझे मिल गया। दुर्गी, अभी तुझे भी मिल जाएगा, जरा बड़ी तो हो जा, ज़्यादा चिंता न कर, ये बर अपने आप मिल जाया करते हैं। चंद्रा, मैं बड़ी तो हो जाऊंगी, पर वो तुझ जैसा रूप कहाँ से लाऊंगी? ये जो मीठी मीठी बातें करने और दिल मोह लेने का ढंग तुझे आता है, मुझे कहाँ से आएगा? क्या तू सिखा देगी मुझे? दुर्गी, चंद्रा, तू छेड़खानी करती है, पर मेरा दिल तो बताशे की तरह बैठ रहा है। उस निगोड़े कंबल वाले ने तो मुझ पर रातों की नींद उचाट कर दी है। मर्द के खांसने की आवाज़, ये सुनकर दुर्गी डरी डरी हुई मध्यम आवाज में कहती है, चंद्रा, ये कौन खखार रहा है? ये तो वही है।
चंद्रा सरगोशी में, हाँ वही है, वो बबूल के नीचे खड़ा है। दुर्गी, अंधेरे में यूं दिखाई देता है जैसे उस पेड़ की छाल उतरकर एक तरफ खड़ी हो गई है। चंद्रा, हौले हौले बात कर, सुन लेगा। देख, मेरा कहा मान और आज उससे मिलकर सारा झगड़ा ही चुका दे। साफ साफ कह दे कि यूं किसी के पीछे परछाई की तरह लगा रहना अच्छा नहीं होता। ऐसा ना हो किसी रोज बेकार थाना थनूल हो जाए। बस इतना कह दे कि इन तिलों में तेल नहीं, समझिए। दुर्गी, समझ गई, पर मुझे डर लगता है। चंद्रा, ऐसा ना हो। चंद्रा, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। अब तू छोड़ इस सोच विचार को, जा उससे बात कर। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आसपास ऐसा कोई भी नहीं है। दुर्गी झिझक के साथ, जाती हूँ। चंद्रा, अब चली भी जा। खड़ी टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रही है, क्या? दुर्गी, तू भी साथ चल, दोनों बात करेंगे। चंद्रा, तू ठहर, मैं उसे यहीं बुलाती हूँ। खड़ी रहे, भागती कहाँ है? दुर्गी, तूने सचमुच इशारा कर दिया। चंद्रा, वो आ रहा है। तो क्या हुआ? चंद लम्हात का वक्फा, बिल्कुल खामोशी। दुर्गी सरगोशी में, पहले तुझे ही बात करनी पड़ेगी, मुझसे ना बोला जाएगा। वक्फा, कंबल पोश, रुक रुक कर। मुझे क्या तुमने मुझे बुलाया? चंद्रा, हाँ हमने ही बुलाया था। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम इस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्यों हर रोज तुम इस मंदिर के पास आन खड़े होते हो? अगर तुम्हें पूजा करनी होती है तो मंदिर में क्यों नहीं जाते? बाहर सर्दी में क्यों ठिठुरते रहते हो? कंबल पोश, देवी पूजा मंदिरों के बाहर भी हो सकती है। चंद्रा, सुना तुमने दुर्गी? दुर्गी, चलो चंद्रा चलें। चंद्रा, अगर तुझे मंदिरों के बाहर ही पूजा करनी है तो कर, पर तू दुर्गी की तरफ घूर घूर के क्यों देखता है? कंबल पोश, मैं तो जिधर देखता हूँ उधर मुझे अपने ही विचार नजर आते हैं। मैं उन्हें ही घूर घूर के देखता हूँ। इसको तो मेरी आंखें देख ही नहीं सकती। मेरे विचार हर चीज पर कोहरे की तरह छा जाते हैं। दुर्गी, जाने क्या पहेलियां बुझवा रहा है, आओ चलें। चंद्रा दुर्गी से, ठहर, मुझे पूरी बात तो कर लेने दे। कंबल पोश से, तो इसका मतलब यह है कि तू अपनी हट नहीं छोड़ेगा। कंबल पोश, हट तो वो कर सकता है जिसमें हट करने की शक्ति हो। मैं क्या हट करूंगा? मेरी तो कोई चीज भी मेरे कहने में नहीं। चंद्रा, जभी तो ये पागलपन तेरे सर में समा गया है। दुर्गी तंगा कर, मैं तुझसे एक बात पूछूं, क्या तू प्रेम करता है मुझसे? चंद्रा, जवाब दे इस बात का। कंबल पोश उदास आवाज में, अब कोई बात जवाब देने की नहीं रही। मैं कल से इधर नहीं आऊंगा। खुश्क पत्तों पर चलने की आवाज, चंद लम्हात के लिए। दुर्गी, चंद्रा, उसकी आवाज में उन सूखे हुए पत्तों की सी खड़खड़ाहट थी। उस आदमी से मुझे इतना डर क्यों लगता है? सूखे हुए पत्तों पर चलने की आवाज, टहनियां चटकती हैं, पत्ते खड़खड़ाते हैं। ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता फेड होती जाती हैं और इस गीत के सुर उभरते हैं।
खड़ खड़ पतझड़ आई पगले, खड़ खड़ पतझड़ आई। झक्कड़ चीखे, शाखें चटखीं, सूखे पत्ते टूटे, आशा की कलियां कुमलाईं, कांच के सपने टूटे, प्रेम का सुंदर दीपक भड़का, मन की चिता जलाई। खड़ खड़ पतझड़ आई पगले, खड़ खड़ पतझड़ आई। रास न आया दुखियारों को पल भर का मुस्काना, आँख की एक झपकी में बिखरा प्रेम का ताना बाना। कैसा फूटा भाग बनाया भगवान दुहाई, कैसा फूटा भाग बनाया भगवान दुहाई। खड़ खड़ पतझड़ आई पगले, खड़ खड़ पतझड़ आई। नोट, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि ये गीत एक ही वॉल्यूम में ब्रॉडकास्ट ना हो। मुसन्निफ ये चाहता है कि गीत के सुर कभी धीमे हो जाएं, कभी ऊंचे हो जाएं, जिससे सुनने वालों को यह मालूम हो कि कोई आदमी दूर गा रहा है जिसकी आवाज़ हवा के झोंकों से आ रही है। ये गीत कंबल पोश गा रहा है। कंबल पोश। दूर दूर तक जिधर नजर दौड़ाता हूँ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं, जिनकी टहनियों से पत्ते यूं झड़ गए हैं जैसे मेरी आशाएं। अब मैं भी इसी वीराने का एक टुंड मुंड पेड़ हूँ। हवाएं उदासियों से बोझल हो रही हैं। सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं तो ऐसा मालूम होता है उदास दिल धड़क रहे हैं। चील की उदास चीख, चील की इस पतली आवाज ने मेरे सारे जीवन पर एक लकीर से खींच दी है। घबरा कर, मुझे क्या हो गया है? चौंक कर, तुम कौन हो? कमलू तुतला कर, मैं तमलू। कंबल पोश, कमलू कौन? तू यहां झाड़ियों के पीछे क्यों छुपी हुई थी? कमलू, मुझसे किसी ने कहा था तुम साधु हो, दिल की बातें बता सकते हो, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूं। कंबल पोश हंसता है, ये तुमसे किसने कहा? सारे गांव वाले यही कहते हैं। कंबल पोश हंसता है, क्या कहते हैं? कमलू, गांव में आजकल तुम्हारे बहुत चर्चे हैं। लोग कहते हैं तुम दुनिया छोड़कर जंगल में आ बैठे हो और ईश्वर भक्ति कर रहे हो। अगर तुम किसी को आशीष दोगे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? सारे गांव वाले यही कहते हैं। कंबल पोश, अरे जो अपने लिए कुछ न कर सका वो तेरे लिए क्या कर सकेगा भोली लड़की। ये दुनिया वाले कैसे हैं जो आदमी बिल्कुल निराश होकर एक कोने में बैठ जाए उसे अपनी मुश्किलें आसान करने वाला समझने लगते हैं। बोल तो सही, तू क्या चाहती है? कमलू बड़े भोलेपन के साथ, इस फागुन को मेरा ब्याह होने वाला था फिर। कंबल पोश, बोल, इस फागुन को तेरा ब्याह होने वाला था फिर। कमलू शर्मा कर, हमारे गांव का एक पटवारी है, उसकी बापू से नहीं पटती, उस कलमुए ने भांजी मारी और ब्याह रुक गया। कोई ऐसी बात करो जिससे ये रोग दूर हो जाए। अगले महीने दुर्गी का ब्याह हो रहा है, वो मुझसे 2 बरस छोटी है। शर्मा कर जल्दी। अब तुमसे क्या कहूँ, तुम सारी बात समझ तो गए हो। कंबल पोश, दुर्गी का ब्याह हो रहा है? क्या सचमुच दुर्गी का ब्याह हो रहा है? क्या अगले महीने वो ब्याह दी जाएगी? अगर ये सच है तो वो इतनी सुंदर क्यों थी? कमलू, क्या कहा? कंबल पोश संभल कर, कुछ नहीं। देखो कमलू, मैंने आज तक अपने लिए भी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, पर मैं तेरे लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, एक शर्त पे कि तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कमलू, बोलो क्या काम है? मैं जरूर करूंगी। कंबल पोश,
जब दुर्गी सच बनकर दुल्हन बन जाएगी और उसका मन कबूतरी के पोटे की तरह आने वाली घड़ियों के गरम गरम ख्यालों से भरा होगा, तो कमलू तू उसे एक तरफ ले जाइयो और उसे कान में हौले हौले कहियो, वो आदमी जो तुझे मंदिर के पास घूर घूर के देखा करता था गुम हो गया है। अब सिर्फ उसकी आवाज़ रह गई है जो सदा उसके गांव की पगडंडियों में भटकती रहेगी। भूल न जाइए कमलू, जब कुंवारपने की लौ आखिरी बार दुर्गी के मुखड़े पर झिलमिलाएगी तो मेरी जगह तू आगे बढ़ेगी और धीरे से ये कहकर से बुझा देगी, ले अब तू फिसल कर अंधेरे में डूब जा। कमलू, ये सब बात तुझे कहनी पड़ेगी। यहाँ से शहनाइयों की आवाज़ शुरू हो, बिल्कुल धीमी। जब शहनाइयाँ बज रही होंगी और ऐसा मालूम होगा कि तीखे तीखे सुर आपस में नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं, तो कमलू तू उससे कहेगी, जा अरमानों भरी डोली में बैठने से पहले उस आदमी से मिल जिसके दिल में अब कोई अरमान नहीं रहा। वो मंदिर के पास तेरा इंतजार कर रहा है। शहनाइयों की आवाज़ पीछे से उभरे, ऐसा मालूम हो कि शादी हो रही है। शहनाइयों के पीछे हुजूम का रिकॉर्ड भी लगा दिया जाए ताकि आवाज़ का ये पर्दा दबीज हो जाए। चंद लम्हात के बाद शहनाइयों की आवाज़ फेड कर दी जाए। नोट: जो ही शहनाइयों की आवाज़ तहलील हो, 5-6 लड़कियों की हंसी का एक फव्वारा सा छूट जाए। चंद्रा: राधा, दुर्गी की इस चमचम करती चोली की तरफ तो देख, क्या फंसी फंसी आई है। राधा: और ये उसकी घगरी, ऊपर से मीठा मीठा और नीचे से खुला खुला झोल। दूर से देख, ऐसा लगता है खंबी पर तीतरी बैठी है। दुर्गी: चल हट, दूर हो। राधा: ओफो, बड़ी लाज आती है मेरी बन्नों को। आज रात दुर्गी उसका मुंह हाथ से बंद कर देती है। राधा की सांस बंद होने लगती है। चुनांचे वो दुर्गी का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये दुर्गी ना कर, मेरी सांस रुक जाएगी। ये मेरी निगुड़ी नाक कल से बंद है, अब छोड़ भी दे। दुर्गी हाथ हटा लेती है। भैया, ऐसा मजाक हमें अच्छा नहीं लगता, और जो हम तेरा गला घोंट दें। चंद्रा: चल दूर हो, मुई कल जेबी। राधा: तुझे किसने बीच में पंच बनाया? मैं जो चाहूँ कहूँगी। अच्छा दुर्गी, मेरी एक बात तो सुन। शरारत आमेज लहजे में: आज वो तेरा थानेदार लोट पोट ही तो हो जाएगा तुझे इन कपड़ों में देखकर। कमलू: अब तो दुर्गी थानेदार नहीं हो जाएगी। सब लड़कियां हंसती हैं। दुर्गी: तू क्यों जलती है? चंद्रा: दुर्गी, बात सुन मेरी, इधर आ। दुर्गी के झांझ बंदे पैरों की आवाज़: अरे मुझसे क्यों झेपती है, मैं थानेदार थोड़ी हूँ। दुर्गी: बोल, क्या कहना है तुझे? अगर उसने तुझे हथकड़ी लगा दी तो वो बातें तेरी सारी धरी रह जाएंगी जो तूने मुझसे कही थी। वो तेरी हट नहीं मानेगा। उसे तो बहुत से गुर आते होंगे मनाने के, क्यों? हंसती है। राधा: हाँ, सच है। हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाल दे तो क्या करेगी बेचारी? हार मानना ही पड़ेगी बाबा। ये थानेदार मैं सुनती हूँ बड़े कड़े मिजाज के होते हैं। बस तो अब रुकेगी नहीं, अपनी बकवास करती चली जाएगी। नहीं, उनका मिजाज तो बहुत नर्म है, वो मुझसे कुछ ना कहेंगे। चंद्रा: हाथ तक न लगाएंगे, छुई मुई जोई। राधा: दुर्गी, सच सच बता, उनसे मिले तुझे कितने दिन हो गए? दुर्गी झूठ बोलती है। मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं, और फिर मैं उनसे क्यों मिलने लगी? मेरे क्या लगते हैं जो उनसे मिलती? चंद्रा: मेरे सामने भी झूठ बोलने से बाज नहीं आई। अभी तो उससे कल ही मंदिर के परली तरफ बबूलों के झुंड में छुप छुप कर बातें कर रही थी, और मैं दूर खड़ी देख रही थी कि कोई आ ना जाए। कमलू:
दुर्गी पता क्या बातें हुई थी? दुर्गी, जाने मेरी जूती क्या बातें हुई थी, मुझे क्या गरज पड़ी थी उससे मिलने की। चंद्रा, तू मुझसे जरूर पिटेगी। राधा, दुआई बाबा, परों पर पानी ही नहीं लेती। तो क्या हुआ, तूने उनसे बातचीत की तो बड़ा अच्छा किया, झिझक दूर हो गई। आज जब वो तुझे डोली में डालकर ले जाएंगे तो शर्म से गठसी सी तो ना बनेगी। बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी, वो तुझे धीरे धीरे छेड़ेंगे, गुदगुदाएंगे, कभी तू भी उनको सताएगी, चुहलें होंगी। और फिर दुर्गी बात कर कर, तेरा मन क्यों ललचाता है? एक और लड़की भागी भागी आती है। दुर्गी, दुर्गी कहती है। पहले ये आवाज़ दूर से आती है, फिर करीब तर होती जाती है। कांता, दुर्गी, दुर्गी बारात आ गई कमलू से। कमलू, दुर्गी का दूल्हा मैंने देखा है, बड़ा सुंदर है। ये बड़ी बड़ी काली मूछें, लंबा तड़ंगा, अच्छा गबरू जवान है। यहाँ से शहनाइयों की आवाज़ फेड इन की जाए, आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ उभरती आए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। घोड़ी बहुत सुंदर है। दुर्गी, दुर्गी अब तो खाट पर बैठी राज करेगी। राधा, चंद्रा, कमलू, आओ चलें बारात देखें। तू खिड़की में चुपके चुपके से सब देख लीजिए। चलो चलें। 3-4 लड़कियों के जाने की आवाज़, हंसी और बातों का मिला जुला शोर, शहनाइयों की कदरे आवाज़ उभरती है। चंद लम्हात तक कोई नहीं बोलता। दुर्गी, कमलू जा, तू भी जा, बाहर जाके तू भी तमाशा देख। कमलू, मुझे एक ज़रूरी बात कहनी है तुझसे। ज़रूरी बात? कैसी ज़रूरी बात? वो आदमी जो तुझे मंदिर के पास घूर घूर के देखा करता था, गुम हो गया है। दुर्गी एक आंखें साथ कहती है, गुम हो गया है। अब सिर्फ उसकी आवाज़ रह गई है, जो सदा उसके गांव की पगडंडियों में भटकती रहेगी। फिर उसने कहा था, दुर्गी कमज़ोर आवाज़ में, क्या कहा था? कमलू दबी ज़बान में, जब कुंवारपने की लौ आखिरी बार दुर्गी के मुखड़े पर झिलमिलाएगी, तू मेरी जगह आगे बढ़ेगी और धीरे से कहकर ये बुझा देगी, ले अब तू फिसल कर अंधेरे में डूब जा। शहनाइयों की आवाज़ एक लम्हे के लिए ऊंची हो जाती है। दुर्गी डर कर चीखती है, कमलू। उसने ये भी कहा था कि जब शहनाइयाँ बज रही होंगी और ऐसा मालूम होगा कि तीखे तीखे सुर आपस में नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं, तो कमलू तू उससे कहेगी, जा अरमानों भरी डोली में बैठने से पहले उस आदमी से मिला जिसके दिल में अब कोई अरमान नहीं रहा। वो मंदिर के पास तेरा इंतज़ार कर रहा है। बस यही उसका संदेश था जो मैंने तुझे दे दिया। दुर्गी, वो मंदिर के पास मेरा इंतज़ार कर रहा है? क्यों? कमलू, वो मंदिर के पास मेरा क्यों इंतज़ार कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगी। वो मुझे क्यों डराता है? कमलू, वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो क्यों मेरी मांग का सिंदूर मिटाना चाहता है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। शहनाइयों की आवाज़ बुलंद से बुलंद होती जाती है। आखिर में झांझ की झंझकार के साथ ही आवाज़ बुलंदी पर जाकर रुक जाती है। एक लम्हे के लिए मुकम्मल सुकूत, फिर सूखे हुए पत्तों और खुश टहनियों पर कंबल पोश के चलने की आवाज़। कंबल पोश खुश पत्तों पर चलते हुए, नहीं आई। बारात चली गई, वो नहीं आई। आती भी क्यों? मेरा उस पर क्या अधिकार था? वक्फे के बाद अपने आप से, मूर्ख, वो बोल जो तेरे होठों पर नहीं। वो नहीं क्या बल पर तू उसे यहां बुलवाना चाहता था? कैसे कैसे मूर्ख इस दुनिया में बसते हैं। वो आ जाती,
उसे आखिरी बार देख लेता तो क्या होता? सब मन परचावे की बातें हैं, खुश पत्तों पर चलता है, ठीक है। फिर उसको देखने और बार बार देखने की चाह मेरे दिल में क्यों चुटकियां लेती है? मेरे दिल की वीरानी कैसी है कि जो बढ़ती है एक आबादी सी पैदा होती जाती है। आज बरसों का बागी मन क्यों चाहता है कि किसी मिट्टी की मूर्ति के ही सामने झुक जाए? खुश पत्तों पर चलने की आवाज़ कुछ समझ में नहीं आता। वो अगर नहीं आई तो उसने ठीक किया। उसे क्या गरज पड़ी थी यहाँ आने की? मैं कौन हूँ? पर यह भी तो ठीक है कि मैं ये ज़बरदस्ती है, मुझे उस पर कोई अधिकार नहीं। मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख, खुश पत्तों पर चलता है। इस मंदिर में वो सूरज की पहली किरण की तरह आया करती थी, पर अब नहीं आएगी। मंदिर बिल्कुल सूना हो जाएगा, मेरे उदास दिल की तरह। पथरीले जीनों पर कदमों की आवाज़। मंदिर का घंटा एक बार बजता है, वक्फा। दूसरी बार बजता है, वक्फा। उस मूर्ति की तरफ देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है मेरा ही कोई नामुकम्मल ख्याल बाहर निकल कर पथरा गया है। बासी फूलों की बास कितनी उदास है। फूल में से जब बास निकलती है तो उसको तकलीफ ज़रूर होती होगी। फर्श पर चमेली की बिखरी हुई पत्तियाँ कितनी निढाल दिखाई देती हैं। मैं भी कितना निढाल हूँ। जी चाहता है प्रार्थना करूँ, पर इन नींद के माथे देवताओं को पहले जगा तो लूँ। चंद लम्हात घंटा बजता है। भगवान, दुनिया को तबाह और बर्बाद करना तेरे बाएं हाथ का खेल है। तू भूचाल ला सकता है, आकाश से बिजलियां गिरा सकता है, तू सब कुछ करा सकता है। मैं इल्तिजा करता हूँ तू मेरे इस नन्हे से दिल में उसका ख्याल कुचल दे। ये नहीं कर सकता तो मेरी तमाम सोचने की समझने की ताकतें मुझसे छीन ले। मेरे पहलू में दिल की जगह बर्फ़ का ढेला रख दे, जिस पर कोई लकीर अगर खींच जाए तो अपने आप मिट जाए। मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ, इसलिए कि उसको याद करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। वक्फा। पथरीले फर्श पर चंद कदमों की आवाज़। घंटा एक बार बजता है, वक्फा। पथरीले जीनों पर कदमों की आवाज़। फेड आउट, फेड इन। घोड़े की टाप। नोट, घोड़े की टापों की आवाज़ चंद लम्हात तक आती रहे, उसके बाद घोड़े के रुकने की आवाज़ है। थानेदार, तुम थक गई होगी। यहाँ इस झाड़ की छाँव में कुछ देर सुस्ता लें, फिर चलेंगे। घोड़े पर से उतरने की आवाज़। दुर्गी, मैं तो नहीं थकी, आपने घोड़ी क्यों रोक ली? थानेदार, यहाँ कुछ देर बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। तुम्हारे घर पहुँच गए तो तुमसे बातें करने का मौका कहाँ मिलेगा? दुर्गी शर्मीली हंसी, आपकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती, इतनी तो कर चुके। थानेदार, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की और तुम घबरा गई। मर्द बड़े बातूनी होते हैं। दुर्गी हंसता है, लो अब मेरा सहारा लेकर नीचे उतर आओ। दुर्गी नीचे उतरती है। अब नीचे उतरी हूँ तो थकन हड्डियों तक पहुँच गई है। चलते रहते तो। थानेदार, औरतें झूठ बहुत बोलती हैं। दुर्गी, मैंने कब झूठ बोला? थानेदार, अब तुम चाहती हो कि जिस तरह मैं थाने में झूठ बोलने वालों से सच कहलवा लेता हूँ, इस तरह तुमसे भी कहलवा लूँ। सो ये मैं नहीं कर सकता। दुर्गी, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे सामने मैं थानेदार नहीं रहता। क्या रह जाते हो? सब जानती हो, फिर क्यों पूछती हो? चलो बैठकर कुछ खा लें। थोड़ा वक्फा। ठहरो, मुझे चादर बिछा लेने दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे लिए काफ़ी जगह निकल आएगी। अब बैठ भी जाओ। दुर्गी, पहले आप बैठिए। थानेदार, तो ये झगड़ा कभी ख़त्म ना होगा। मैं कहूँगा पहले तुम बैठो, तुम कहोगी पहले मैं बैठूँ। लो अब बैठ जाओ। छाँव बड़ी घनी है, हवा भी खूब चल रही है। दुर्गी बैठ गई। लीजिए, अब आपको जो बातें करनी हो कीजिए। किस कमबख्त को याद रहा है क्या कहना था? लो थोड़ा सा ये हलवा खा लो, कचौरी के साथ खाओ, अच्छा लगेगा। दुर्गी, खाती हूँ।
आप मेरे मुंह में क्या ठूंसते जा रहे हैं? तुम्हें बुरा लगा दुर्गी? जी नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मैं आप खा लूँगी, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? थानेदार, नहीं, तुम्हें मेरी जान की कसम, ये मेरे हाथ से ज़रूर खाओ। दुर्गी, लाइए, खा लेती हूँ। मुंह भर जाता है, हंसती है। आपने तो मेरा मुंह भर दिया। थानेदार, मेरे पास मोती होते तो इस वक्त उनसे तुम्हारा मुंह भर देता। दुर्गी 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 कही है, तुम बहुत अच्छी हो। हंसती है। बस? थानेदार, बस। तो मुझे पानी पिलाइए, आपकी ये कचौरी मेरे गले में फंस गई है, पानी पिलाइए। थानेदार, पानी? पानी तो यहाँ नहीं। दुर्गी, जाने दीजिए, घर जाके पी लूँगी। थानेदार, नहीं नहीं, मैं अभी ला के देता हूँ। यहाँ से कुआं दूर नहीं, 1 कोस से भी कुछ कम होगा, और तुम्हारा गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। सारा रास्ता क्या प्यासी रहोगी? दुर्गी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? थानेदार, तुम यहाँ बैठो। दुर्गी, अकेली? थानेदार, तो क्या हुआ, तुम यहाँ बैठो, मैं यूँ चुटकियों में पानी लेकर आता हूँ, यहीं बैठी रहना। दुर्गी हंसकर, आप जाइए, पर जल्दी वापस आइए। घोड़े पर सवार होता है। घोड़े के टापों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ फेड आउट कर दी जाए। दुर्गी, लेट जाती हूँ, पर प्यास से गला सूख रहा है, जल्दी आ जाएं। दूर से किसी के गाने की आवाज़ आती है। याद रहे कि ये आवाज़ बहुत दूर से आए और आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो ये कौन गा रहा है। गीत, जोगी सोगी होते हैं, जोगी रोगी होते हैं, तपती रेत, सुलगता सूरज, नंगे सर और नंगे पाँव, तू क्या जाने किसके कारण हम फिरते हैं गाँव गाँव। जोगी सोगी होते हैं, जोगी रोगी होते हैं। सावन रुत में जब आमों पर पापी पपीहा बोलता है, तू क्या समझे मन का पंछी अपने पर क्यों तौलता है। जोगी सोगी होते हैं, जोगी रोगी होते हैं। दुर्गी, कंबल वाला, वही कंबल वाला, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। कंबल पोश, ठहरो, भागो नहीं, गिर पड़ोगी। दुर्गी, तुम क्यों मेरा पीछा करते हो? तुम यहाँ क्यों मेरे पीछे पीछे आए? कंबल पोश, मैंने तो तेरा पीछा नहीं किया, ये होनी है जो हम दोनों का पीछा कर रही है। यहाँ अकेली तू क्या कर रही है? दुर्गी, मैं अकेली नहीं हूँ, वो पानी लेने गए, अभी आ जाएंगे। कंबल पोश, तूने मेरी आवाज़ पहचान ली थी? दुर्गी, नहीं, मैं चाहती हूँ। कंबल पोश, ठहर जा, मुझे तुझसे अभी कुछ कहना है। याद है तूने एक बार मुझसे सवाल किया था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज इसका जवाब सुन ले। ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जब मैंने तुझसे प्रेम ना किया हो। दूर से घोड़े के टापों की आवाज़, सिर्फ चंद लम्हात के लिए। दुर्गी सब घबरा कर, अरे वो आ गए। कंबल पोश, जब तक मैं चाहूँगा कोई यहाँ नहीं आएगा। आज मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं इस धरती के सदा घूमने वाले चक्कर को भी कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ। तू नहीं जानती मेरी कमज़ोरियों ने मुझे ताकतवर बना दिया है, कितना ताकतवर बना दिया है। खड़ी रहे यहाँ कुछ देर, इसी तरह अपने चेहरे पर जर्दियाँ लिए खड़ी रहे कि मैं तुझे आखिरी बार जी भर के देख लूँ। तूने आंखें क्यों मींच ली? ये तुझे एकाएकी क्या हो गया? वो कौन सी चीज़ें तेरी आंखें नहीं देखना चाहती? एकदम फायर की आवाज़। दुर्गी चीख मारती है और गिर पड़ती है। हुजूम का शोर व गुल फौरन ही शुरू हो जाए, उस पर ये टुकड़े सुपर इम्पोज किए जाएं। एक लड़की, अरे कैसे हुआ? दूसरी लड़की, समझ में नहीं आता। पहली लड़की, बेचारी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। दूसरी लड़की, वो कौन था जिसने गोली चलाई? परमात्मा करे ना रहे इस दुनिया के तख्ते पर। पहली लड़की, थानेदार है, गोली मारने वाले को ज़रूर खोज निकालेगा। दूसरी लड़की, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए जब मैंने दुर्गी को इस हालत में देखा, शेरों लहू निकल गया होगा। तीसरी लड़की, मुझे उसके बचने की आशा नहीं। तूने रंग नहीं देखा?
हल्दी के गाभे की तरह पीला पड़ गया था। चौथी लड़की कुछ बोल ही नहीं सकती। हुजूम का शोर गुल फेड आउट कर दिया जाए और ये मुकालमा जब शुरू हो तो अकब में सारंगी धीमे धीमे सुरों में बजती रहे, कोई दर्दनाक ट्यून हो। थानेदार, दुर्गी दुर्गी कुछ मुंह से तो बोलो। पटवारी, थानेदार साहब, अगर आपको कुछ पूछना है तो सिर्फ ये पूछिए कि गोली किसने चलाई। वेद जी कहते हैं कि बस अब चंद मिनटों ही की बात है, जल्दी कीजिए। थानेदार, मैं सब जानता हूँ, इन बातों में भी वक्त ज़ाया न कीजिए, ऐसा ना हो कि। थानेदार प्यार से, दुर्गी कमज़ोर आवाज़ में, जी वैद, अब जल्द पूछ लीजिए। थानेदार, पूछता हूँ, आप घबराइए नहीं। थानेदार, दुर्गी जरा आंखें तो खोलो, मुझसे कुछ बातें तो करो। याद है मैंने तुमसे वहाँ क्या कहा था कि मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, सुनोगी मेरी बातें? अच्छा भला ये तो बताओ, क्या तुम्हें वो सब बातें याद हैं जो वहाँ जंगल में हमारी हुई थी? वो हरा भरा दरख्त, वो उसकी घनी घनी छाँव, घोड़ी से हमारा उतरना और वहाँ चादर बिछाकर बैठना, याद है तुम्हें? पटवारी तशवीशनाक लहजे में, थानेदार साहब, वैद, ये आपने इतनी लंबी बातें क्यों शुरू कर दी? जो मतलब की बात है वो पूछिए। थानेदार, अभी पूछता हूँ दुर्गी से। हाँ दुर्गी, तो ये बातें याद है ना, जब कचौरी खाते खाते तुम्हें प्यास लगी थी, मैं पानी लेने चला गया था और तुमने मुझे कितना रोका था? दुर्गी कहा के साथ, जी हाँ। वैद, थानेदार साहब, परमात्मा के लिए आप जल्दी कीजिए। थानेदार, अच्छा दुर्गी, अब ये बताओ कि उसके बाद के वाक़यात भी तुम्हें याद है? मैं घोड़ी पर तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था, तुम उधर दूर खड़ी थी, फिर क्या हुआ था? दुर्गी कमज़ोर आवाज़ में, आपने फायर किया था। एक लहजे के लिए मुकम्मल खामोशी। थानेदार संभल कर, हाँ मैंने फायर किया था। सामने झाड़ पर एक कबूतरी मुझे नजर आई थी जिसे एक बाज दबोचे हुए था, मैंने उन पर फायर किया था। पर तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने मारा? तुम मुझे उसका नाम बताओ, उसने जिस पर तुम पर गोली चलाई। उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा जुर्म कि उसकी सज़ा फांसी है। अगर तुम कातिल का नाम बता दोगी तो वो यकीनन फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जानती हो फांसी कितनी खौफनाक चीज़ होती है? उस वक्त तक आदमी रस्सी के फंदे में लटका रहता है जब तक उसकी जान निकल नहीं जाती। अब बताओ वो कौन आदमी था? मेरी बात समझ गई हो ना? दुर्गी तवक्कुफ के बाद मानी ख़ैर हंसी के साथ, मैं समझ गई। आवाज़ डूब जाती है। थानेदार ऊंची आवाज़ में, दुर्गी। वैद गुलगीर लहजे में, दुर्गी परलोक सिधार गई और ये राज भी अपने साथ लेती गई। कंबल पोश का दाखिला, 4-5 आदमियों की सरगोशियों की आवाज़। वैद, ये आदमी कौन है? थानेदार, तुम कौन हो? कंबल पोश, मैं कौन हूँ? थानेदार, क्या चाहते हो तुम? कंबल पोश, कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि दुर्गी को मारने वाला मैं हूँ, उसकी जान मैंने ली है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। हैरत भरी सरगोशियों का हुजूम और फिर फेड आउट। तो ये था मंटो का एक और रेडियो प्ले, कबूतरी। फिर मिलूंगा कभी।